राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति वीडियो सीरीज में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुहिलों तथा गुर्जर प्रतिहारों का अभ्युदय। गुहिलों का उत्कर्ष। गुप्त शासकों की केंद्रीय शक्ति के कमजोर हो जाने के बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूतों के विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए। इन राजपूत राजवंशों में गुहिल राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश के लिए गुहिलोत, गोहिले, गोहिल, गहलोत, गोमिल आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। गुहिलों की उत्पत्ति। गुहिल वंश की उत्पत्ति तथा उसके आदि निवास स्थान के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद हैं। यथा गुहिल विदेशियों की संतान हैं। इस मत के समर्थक विद्वान हैं अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड और इतिहासकार स्मिथ। अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरान के बादशाह नौशे खां आदिल के वंशज हैं। बाद के मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अबुल फजल के आधार पर गुहिलों को ईरान के बादशाह का वंशज बताया है। इतिहासकार डॉक्टर वी.ए. स्मिथ भी गुहिलों को विदेशियों की संतान मानते हैं। वे राजपूतों को हुणों से संबंधित बताते हैं जो 5वीं और 6ठी शताब्दियों में भारत में बस गए थे और यहाँ के प्राचीन क्षत्रियों में घुल मिल गए थे। दूसरा मत है गुहिल सूर्यवंशी राजपूतों की संतान हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि गुहिल विशुद्ध सूर्यवंशी राजपूत हैं। इस मत के समर्थक विद्वान हैं डॉक्टर ओझा और वीर विनोद के लेखक श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास के मतानुसार गुहिल क्षत्रियों के 36 राजवंशों में से एक था। डॉक्टर ओझा ने गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी राजपूत बतलाया है और अपने मत की पुष्टि में उन्होंने बापा के सिक्के तथा कुछ प्राचीन शिलालेखों का हवाला दिया है। उनका कथन है कि बापा के सिक्के पर सूर्य का चिन्ह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि गुहिल सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। गुहिल ब्राह्मण वंशीय हैं। इस मत के समर्थक विद्वान हैं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, नयनसी तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिलों को नागर ब्राह्मणों की संतान कहा है। डॉक्टर भंडारकर लिखते हैं कि विक्रम संवत 1034 के आहड़ से प्राप्त एक लेख में गुहिलों को ब्राह्मणों के कुल को आनंद देने वाला कहा है। इसी प्रकार राहुल समर सिंह के विक्रम संवत 1331 की प्रशस्ति में गुहिल वंशी शासक बापा के लिए विपर शब्द का प्रयोग किया है। नयनसी ने भी गुहिलों को आदि रूप से ब्राह्मण तथा जानकारी से क्षत्रिय बतलाया है। इसी प्रकार कई स्थानों में गुहिलों के लिए ब्रह्मक्षर शब्द का प्रयोग किया गया है। इन आधारों पर डॉक्टर भंडारकर गुहिलों को ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अपने व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय माना है। उनके शब्दों में प्राचीन भारतीय शासक वंशों में कर्ण, शुंग आदि वंश ब्राह्मण वंशीय थे, जिन्होंने अपने प्रताप से प्रतिष्ठित शासकों में स्थान प्राप्त कर लिया था। यदि वे वंश ब्राह्मण वंशीय थे तो नागदा के गुहिलों का ब्राह्मण वंशीय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह भी एक बड़े महत्व की बात है कि 12वीं शताब्दी के पहले के किसी लेख ने स्पष्ट रूप से गुहिलों को सूर्यवंशी नहीं लिखा है। सूर्यवंशी या क्षत्रिय लिखने की परिपाटी चित्तौड़ के 1278 ईस्वी के लेख के आसपास अपनाई गई प्रतीत होती है। अबुल फजल, कर्नल टोड तथा स्मिथ के मतों का खंडन। डॉक्टर ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, श्यामल दास आदि इतिहासकार गुहिलों को विदेशी नहीं मानते। श्यामल दास के अनुसार गुहिल क्षत्रियों के 36 राजवंशों में से एक था। डॉक्टर ओझा के मतानुसार नौशे खां के पुत्र नौशेजाद के भारत में आने की घटना आधारहीन है। वास्तव में विद्रोह करने पर वह ईरान में ही मारा गया था, अतः गुहिलों के ईरानी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉक्टर ओझा के अनुसार गुहिल वंशीय राजपूत विशुद्ध सूर्यवंशीय हैं। टोड के अनुसार 524 ईस्वी में वल्लभी का राजा शिलादित्य यवनों के हाथों मारा गया, जबकि नौशे खां ईरान के सिंहासन पर 531 ईस्वी में बैठा था। तो फिर 524 ईस्वी में शिलादित्य को मारने वाला नौशे खां का पुत्र नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में नौशेजाद या माहवान के वंश में न तो वल्लभी के राजा ही हो सकते हैं और न गुहिल का इस वंश का होना ही सिद्ध होता है। डॉक्टर ओझा द्वारा डॉक्टर भंडारकर के मत का खंडन। डॉक्टर ओझा ने डॉक्टर भंडारकर के मत का खंडन करते हुए लिखा है कि इन शब्दों का अर्थ
ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण धर्म की रक्षा के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। उनके मतानुसार ब्रह्मसत्तर शब्द का यही अभिप्राय है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय गुणयुक्त दोनों गुण विद्यमान जिसमें हों। उनका कहना है कि चित्तौड़ के बापा के पूर्वजों का ब्राह्मण धर्म पालन का द्योतक है, न कि उनके ब्राह्मण कुल से पैदा होने का। वस्तुतः गुहिलों के आदि निवास स्थान तथा उनकी उत्पत्ति के विषय में अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है और इस विषय पर अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। राजस्थान में गुहिल। राजस्थान में सबसे पहले गुहिल मेवाड़ में आकर बसे थे। मेवाड़ में शक्तिशाली बनने के बाद इस वंश के अन्य साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में अपने अपने राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और उनमें से कुछ सफल भी रहे। चूंकि मेवाड़ का गुहिल वंश इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठावान था, अतः इस वंश के नवोदित शासकों ने भी अपने अपने वंश को गुहिल से आरंभ करना सम्मानजनक समझा। शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों से गुहिल की 24 शाखाओं का विवरण मिलता है। नैनशिरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। टोड ने भी गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, यद्यपि उसके नाम नैनसी के नामों से पूरी तरह से मेल नहीं खाते। इन 24 शाखाओं में कल्याणपुर के गुहिल, बागड़ के गुहिल, चाटसू के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल, घोड़ के गुहिल, काठियावाड़ के गुहिल और मेवाड़ के गुहिल अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें भी मेवाड़ के गुहिल अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। कल्याणपुर के गुहिल। कल्याणपुर से प्राप्त 7वीं शताब्दी के ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि गुहिल वंशीय राजा मद्र ने एक शिवालय का निर्माण कराया और उसी शाखा में देवगण, भविहीत, भेती आदि कई शासक हुए। मारवाड़ के गुहिल। मारवाड़ में बसे गुहिल भी लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता को कायम नहीं रख पाए और 14वीं सदी में उन्हें परास्त होकर राठौड़ों का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। बागड़ के गुहिल। कुमारपाल के सामंत रहते हुए मालवा के विजयपाल गुहिल ने बागड़ के कुछ भाग पर अधिकार जमा लिया, परंतु इसके बाद बागड़ के लिए विभिन्न वंशों में संघर्ष जारी रहा और 12वीं सदी के मध्य में मेवाड़ के गुहिलों की सहायता से आहड़ा गुहिलों ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। घोड़ के गुहिल। घोड़ जहाजपुर के निकट के गुहिल स्वतंत्र शासक के रूप में सफल नहीं हो पाए और उन्हें अन्य राजवंशों का सामंत बनकर रहना पड़ा। चाटसू के गुहिल। चाटसू के गुहिलों ने लंबे समय तक शासन किया और इस वंश के शासकों को घोड़ों को परास्त करने, अरबों की प्रगति को रोकने तथा प्रतिहारों को सहयोग देने और बाद में मालवा के एक क्षेत्र को अधिकृत करने का गौरव मिला। बाद में चाटसू के गुहिलों ने चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली। मालवा के गुहिल। भर्तृहट्ट गुहिल वंशीय राजाओं का अधिकार प्रारंभ में चाटसू के आसपास था। वे कालांतर में मालवा की ओर आकर बस गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शाखा के राजाओं ने मालवा क्षेत्र के कुछ भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, परंतु जब कुमारपाल ने परमार वलाल को परास्त करके फिर से मालवा पर अधिकार कर लिया, तब यहाँ के गुहिल शासक कुमारपाल सोलंकी के सामंत बन गए। इस वंश के शासकों में पृथ्वीपाल, तिहोणपाल, विजयपाल, सुराजपाल, अमृतपाल, सोमेश्वर तथा विजयपाल विशेष उल्लेखनीय हैं। मेवाड़ के गुहिल। मेवाड़ के गुहिलों की उत्पत्ति। गुहिल गोह या गुहदत्त आनंदपुर बड़नगर के अंतिम राजा शिलादित्य का पुत्र था। पुत्र जन्म के बाद उसकी विधवा मां पुष्पावती शिलादित्य की रानी ने अपना पुत्र विजयादित्य नामक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं सती हो गई। कर्नल टोड के विवरणानुसार वल्लभी राज्य पर शिलादित्य नामक राजा शासन करता था। 524 ईस्वी में विदेशियों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। भयंकर संघर्ष में शिलादित्य अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारा गया। केवल उसकी पत्नी पुष्पावती बच गई। वह गर्भवती थी और शत्रुओं के आक्रमण के पूर्व अम्बा भवानी की तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। ब्राह्मण ने उसका पालन पोषण किया। इस पुत्र का नाम गुह या गोह रखा गया।
कर्नल टोड के अनुसार किशोरावस्था में ही गुह ने ईडर भील राजा का वध करके उस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ब्राह्मण द्वारा पोषित होने के कारण सूर्यवंशी शिलादित्य के वंशज 10 पीढ़ी तक ब्राह्मण नागर कहलाए। अनेक विद्वान जैसे श्यामलदास ओझा तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आदि कर्नल टोड और नैनसिरी ख्यात के इस वर्णन को सही नहीं मानते हैं। मेवाड़ के गुहिल राज्य का शासन क्षेत्र। गुहिल या गोह ने मेवाड़ के किन क्षेत्रों पर शासन किया, राजस्थान में उसका राज्य क्षेत्र कितना विस्तार लिए हुए था, इस संबंध में पर्याप्त जानकारी का पूर्णतया अभाव है। केवल जनश्रुतियाँ ही इसका आधार है। जनश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि गुहिलों की सत्ता का आरंभिक केंद्र नागदा था तथा गुहिल एक बड़े क्षेत्र का शासक था। हूण राजा मिहिर कुल के पीछे राजस्थान के अधिकांश तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर गुहिल का राज्य रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में आगरा के पास ईस्वी संवत 1869 में प्राप्त 2000 से अधिक चांदी के सिक्के तथा 9 तांबे के सिक्के जो श्री रोशनलाल सांबर के संग्रह में हैं, प्रमाणित करते हैं कि गुहिल एक स्वतंत्र तथा विस्तृत राज्य का स्वामी था। मिहिर कुल के पीछे गुहिल के ही सिक्के मिलना उसके प्रभाव के द्योतक हैं। गुहिल का शासन समय। गुहिल के शासन के समय के संबंध में भी इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। डॉक्टर ओझा गुहिल का समय 566 ईस्वी के आसपास मानते हैं, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल का समय 5वीं सदी का अंतिम भाग है। डॉक्टर शर्मा के शब्दों में विक्रम संवत 741-684 ईस्वी के नगर के शिलालेख से जो भर्तृहट्ट वंशीय गुहिलों का पता लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि 564 ईस्वी के लगभग तो भर्तृहट्ट ही हुआ था। इस लेख से जब भर्तृहट्ट वंशीय गुहिल को अपना आदि पुरुष मानते हैं तो गुहिल का समय सहज में 5वीं शताब्दी के अंत तक पहुंच जाता है। गुहिल के उत्तराधिकारी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि गुहिल के उत्तराधिकारियों के संबंध में हमारे पास प्रामाणिक तथ्यों का अभाव है। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर गुहिल के उत्तराधिकारियों के क्रम को इस प्रकार रखा जा सकता है: शील, अपराजित, भर्तृहट्ट, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह, नागादित्य आदि। कर्नल टोड ने भी 8 पीढ़ियों का उल्लेख किया है, परंतु गुहिल के किसी भी उत्तराधिकारी के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। टोड के अनुसार गुहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक राजा हुआ जो भीलों के हाथों मारा गया और भीलों ने गुहिलों से अपना ईडर राज्य वापस छीन लिया। आगे चलकर नागादित्य का पुत्र बापा बड़ा पराक्रमी हुआ। उसने पुनः हारित की सहायता से गुहिल शासन की स्थापना की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बापा के संबंध में लिखा है कि गुहिल के बाद मान्यता प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय है। विद्वानों का मतभेद है कि बापा का मेवाड़ के वंश क्रम में गुहिल के पीछे कहाँ स्थान रखा जाए, परंतु बापा का नाम गुहिल की तुलना में भी कभी कभी बढ़ जाता है, तो हम बापा का वर्णन गुहिल के पीछे करना उपयुक्त समझेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि बापा गुहिल का उत्तराधिकारी या वंश क्रम में निकटवर्ती शासक रहा हो। बापा या बप्पा। बापा जिसे बप, बापा, बप्पक, बापक आदि के अनेक नामों से संबोधित किया गया है, मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि बापा के समय का कोई समकालीन लेख उपलब्ध नहीं है। इस अभाव में पिछले ख्यात लेखकों ने बापा के संबंध में कई कपोल कल्पित बातें लिख दी, जिन्हें टोड आदि लेखकों ने मान्यता दी। इन बातों ने इतिहास प्रेमियों के हृदय में स्थान पा लिया और बापा अनेक आख्यायिकों के वर्णन का विषय बन गया। नैनसिरी ख्यात में इसके विषय में लिखा है कि बापा अपने बचपन में हारित ऋषि की गौएं चराता था। इस सेवा से प्रसन्न होकर हारित ने राष्ट्रसेनी देवी की आराधना से बापा के लिए राज्य मांगा। देवी ने ऐसा हो का वरदान दिया। इसी तरह हारित ने महादेव का ध्यान किया, जिससे एक लिंग प्रकट हुआ। हारित ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर हारित को वरदान मांगने के लिए कहा। हारित ने महादेव से बापा के लिए मेवाड़ का राज्य मांगा।
इसके बाद हारित ऋषि ने बापा को किसी स्थान से 15 करोड़ रुपये मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं निकालने का आदेश दिया और कहा कि इस धन से सेना का संगठन कर मौर्यों से चित्तौड़ का राज्य ले ले। बापा ने ऐसा ही किया। बापा के बारे में कहा जाता है कि वह 4 बकरे खाता था, 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था और 32 मन का खड्ग रखता था। इसी प्रकार की अन्य चमत्कारपूर्ण कथाएं बापा के संबंध में प्रचलित हैं। ये सभी कथाएं यद्यपि रोचक हैं, लेकिन इनमें ऐतिहासिक तथ्यों का पूर्णतः अभाव है। कुल मिलाकर एक बात कही जा सकती है कि बापा के भाग्योदय में हारित ऋषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा। बापा नाम अथवा विरुद्ध या खिताब। विद्वानों में इस बात पर संदेह है कि बापा नाम का कोई गुहिल शासक हुआ था या बापा किसी का विरुद्ध था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि बापा किसी शासक का विरुद्ध था, लेकिन ये विरुद्ध किस शासक का था, इस संबंध में मतभेद हैं। कर्नल टोड के अनुसार टोड ने कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में शील के स्थान पर बप नाम को पाकर निर्णय निकाला है कि शील का नाम ही बापा था, परंतु टोड की यह कल्पना 646 ईस्वी के शिलालेख से असत्य सिद्ध हो गई, क्योंकि इसमें शील का स्वतंत्र रूप में होना सिद्ध है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का इस संबंध में कथन है कि यदि कर्नल टोड को इस शिलालेख की जानकारी हो जाती तो संभवतः वह शील को नहीं वरन उसके अन्य वंशधर को बापा निर्धारित करते।